इससे पहले बताए थे कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, वह किस तरह मतलब कंसंट्रेशन पर किस तरह से डिपेंड करता है। तो रेट लॉ के अनुसार रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसमें कंसंट्रेशन के ऊपर कुछ पावर होता है और वह पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं तुम्हारा टेम्परेचर डिपेंडेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का रेट जो है वो टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करता है, वही देखते हैं तुम्हारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर जनरली हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पर इसमें क्या होता है कि प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर, प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन वह दोगुना हो जाता है। तो तुम्हारा टेम्परेचर becomes double with increases in temperature by 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन तुम्हारा जो है वह दोगुना हो जाएगा। जैसे मान के चलते हैं तुम्हारा जब तुम्हारा टेम्परेचर है, तुम्हारा टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा दिया हुआ है 1.3 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल पर लीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया मतलब 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से या तुम्हारा हम लोग बढ़ा कर दे रहे हैं 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है तुम्हारा वह इसका दोगुना हो जाएगा। इसका दोगुना हो जाएगा मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2.6 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह तुम्हारा दोगुना हो जा रहा है। यदि मान लेते हैं तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन यदि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिए तब रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाए तो दोगुना हो जा रहा है, तो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं जब तुम्हारा टेम्परेचर है, क्या हुआ, जब मान लेते टेम्परेचर तुम्हारा दिया हुआ है T1, तो यहाँ पर रेट जो है रेट ऑफ रिएक्शन वह मान रहे तुम्हारा R1 है। जब टेम्परेचर T1 है तो रेट ऑफ रिएक्शन R1। अब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए तो यहाँ पर टेम्परेचर हो गया T1 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह तुम्हारा इसका दोगुना हो जाएगा, तो 2R1। अब यहाँ पर फिर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिए तो फिर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 10 डिग्री सेल्सियस तो 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अब इस रेट ऑफ रिएक्शन का दोगुना हो जा रहा है, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 2R1 मतलब 4R1 हो जा रहा है। यहीं पर फिर हम लोग 10 डिग्री और बढ़ा दिए, 10 डिग्री और बढ़ा दे रहे हैं तो तुम्हारा 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह हो जाएगा फिर इसका 4R1 इसका दोगुना, यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2R1। यही पे हम लोग
10 डिग्री और बढ़ा दिए तो T1 प्लस 30 यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह हो जा रहा है 2 into 2 into 2 into 2R1। यहाँ पर इसको 2 to the power 4 R1। तो यहाँ पर जब 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह 2 to the power 4 R1 हो जा रहा है। तो जब हम लोग यहाँ पर n डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर देखो 0 डिग्री सेल्सियस, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है 10 डिग्री बढ़ा है तो तुम्हारा 1 आया। तो इस तरह से यहाँ पर 40 बढ़ गया तो 2 to the power तुम्हारा 4 आ जा रहा है। इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा बढ़ेगा। प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह तुम्हारा 2 गुना हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब आर्हेनियस वह रेट कांस्टेंट के और टेम्परेचर T इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बताया जिसे कहा गया आर्हेनियस इक्वेशन। एक आता है तुम्हारा आर्हेनियस इक्वेशन। यहाँ पर आर्हेनियस इक्वेशन हुआ कि आर्हेनियस जब रेट कांस्टेंट के या रेट कांस्टेंट के और तुम्हारा टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताया है। इसके अनुसार के जो रेट कांस्टेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है e टू द पावर EA बाय RT, e टू द पावर माइनस EA बाय RT। तो जब यहाँ पर हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हटाने के बाद एक कांस्टेंट आएगा उसको देखते e टू द पावर माइनस EA बाय RT। यहाँ पर k जो है यह तुम्हारा रेट कांस्टेंट है, a या आर्हेनियस कांस्टेंट है। यहाँ पर R जो है यह गैस कांस्टेंट हो गया, T हो गया तुम्हारा टेम्परेचर और EA ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताएंगे। यहाँ पर यह इक्वेशन है K इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA बाय RT। यह जो इक्वेशन है इसी को कहा गया आर्हेनियस इक्वेशन, जहां पर K रेट कांस्टेंट, A आर्हेनियस कांस्टेंट और EA या एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट और T जो है वह टेम्परेचर हो जा रहा है। ये हो गया तुम्हारा K इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA बाय RT। यहाँ पर EA जो है वह है एक्टिवेशन एनर्जी। तो EA यह है तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी। इसके बारे में डिटेल से आगे बताएंगे जब यहाँ कोलिजन थ्योरी के बारे में बताएंगे तो वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताएंगे। यहाँ सिंपली जान लो कि वह मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट के पास होना चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए तो वह कहलाता है तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर यह एक्टिवेशन एनर्जी है मिनिमम एनर्जी required to give product। प्रोडक्ट देने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वही कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहाँ पे इसे क्वेश्चन देखते हैं तुम्हारा K इक्वल टू तुम्हारा A e टू द पावर माइनस EA बाय RT।
अब दोनों साइड हम लोग लॉग ले लेते हैं, लॉग लेते हैं, यहां पर नेचुरल लॉगरिथम लेंगे, तो टेकिंग लॉगरिथम इन बोथ साइड, दोनों साइड यदि लॉग लेते हैं, यहां पर हो जाएगा तुम्हारा लॉग के इक्वल टू हो जाता है लॉग a into e to the power minus e a by r t। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा log k इक्वल टू log a into b, जब a into b रहे यहाँ पर हम लिखते हैं log a प्लस log e to the power minus e a by r t। यहाँ पर होगा तुम्हारा log a। अब यहाँ पर क्या है कि log e to the power, यदि log a to the power n है, तो a to the power n है, तो यहाँ पर इसके बदले जाएगा माइनस e a by r t, और यहाँ पर हम लोग नेचुरल लॉगरिथम ले रहे थे, यहाँ पर log मान लिख के ln लिखते हैं, यहाँ पर log मान लिख के ln लिखते हैं नेचुरल लॉगरिथम के लिए। ln हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारा ln e, और ln e का वैल्यू जो होता है वह तुम्हारा 1 के बराबर होगा। यहाँ पर ln k बराबर हो जाता है ln a माइनस ea बाय r t। तो अब जब यहाँ पर यह नेचुरल लॉगरिथम में है, इसको जब हम लोग अरिथमेटिकल लॉगरिथम में चेंज करते हैं, यहाँ पर 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर नेचुरल लॉगरिथम को हम लोग अरिथमेटिकल लॉगरिथम में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हो जाएगा 2.303 log k इक्वल टू हो जा रहा है, यहाँ पर ln a है तो 2.303 log a माइनस ea बाय r t। अब यहाँ पर राइट साइड लेफ्ट साइड में 2.303 है, इसको लेफ्ट से राइट साइड में ले जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट साइड में ले जाएंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा log k बराबर हो जा रहा है log a माइनस ea बाय 2.303 r t। यह तुम्हारा एक इक्वेशन आ गया। अब आर्हेनियस इक्वेशन को जब डिराइव किया आगे दिया है तुम्हारा log k इक्वल टू तुम्हारा था log a माइनस ea बाय r t, और यहाँ पर था तुम्हारा 2.303 r t। इस तरह से अब जब तुम्हारा हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ले k1, log k1 ये बराबर हो जाएगा तुम्हारा log a माइनस ea बाय 2.303 r t। तो जब तुम्हारा टेम्परेचर T1 है, जब टेम्परेचर हम लोग ले चलते तुम्हारा T1, तो रेट कांस्टेंट ले चले K1, तब जो इक्वेशन आया यहाँ पर रेट कांस्टेंट K के बदले बैठा है K1 और T के बदले बैठा है T1, तो यह फॉर्मूला आ गया तुम्हारा log K1 बराबर log A माइनस EA बाय 2.303 r T1। दूसरा हम लोग ले रहे हैं तुम्हारा log K2 बराबर हो जाएगा तुम्हारा log A माइनस EA बाय 2.303 r T2। अब इसको मान इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 में 2 से माइनस करिए, यहाँ पर आ गया तुम्हारा log K1 माइनस log K2, log K1 माइनस log K2, यह बराबर हो जाएगा तुम्हारा, अब यहाँ पर log A माइनस EA बाय 2.303 RT, ये हो गया। अब माइनस ये वाला टर्म आ जाएगा तुम्हारा log A माइनस
EA बाय 2.303 RT। यहाँ पर T1 और यहाँ पर T2। अब यहाँ पर log A या प्लस है या माइनस है, ये दोनों तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस माइनस, यह तुम्हारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर हो गया तुम्हारा log K1 माइनस log K2 बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो EA बाय 2.303 R K2 माइनस यहाँ हो जाएगा EA बाय 2.303 R T1। यहाँ पर log A माइनस log B, तो उस फॉर्मूला पर देखिए तो log A माइनस log B बराबर होता है log A बाय log B। यहाँ पर उसी तरह से है log K1 बाय log K2, यहाँ पर हो जाएगा log K1 बाय K2 और यहाँ इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर EA दोनों में है, 2.303 दोनों में है और R दोनों में है, तो EA बाय 2.303 R इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ होगा तुम्हारा EA बाय 2.303 R। अब यहाँ पर बचा तुम्हारा 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1। एक तुम्हारा ये वाला इक्वेशन आ गया, एक तुम्हारा ये इक्वेशन आ गया कि log K1 बाय K2 बराबर EA बाय 2.303 R इंटू 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। अब यहाँ पे इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं कि log K बराबर दिया है log A माइनस EA बाय 2.303 R, ये वाला इक्वेशन में देखते हैं। तो यहाँ पर इसको फिर से लिख रहे हैं log K बराबर log A। अब यहाँ पर हम लोग माइनस EA बाय 2.303 R इंटू 1 बाय T इस तरह फॉर्मूला लिख दिए। तब स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पर y इक्वल टू mx प्लस c इस फॉर्म में देखिए। तो यहाँ पर यह जो इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c, यह स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। इसका मतलब इसका जो हम लोग ग्राफ खींचेंगे इस इक्वेशन का, तो वह स्ट्रेट लाइन में होगा। अब यहाँ पर यह जो इसका वैल्यू है m का, वो निगेटिव में आ रहा है, माइनस m है, तो इसका मतलब यह स्ट्रेट लाइन में होगा और जिसका स्लोप निगेटिव होगा। तो निगेटिव स्लोप हो, स्ट्रेट लाइन हो, वह इस तरह का इसका ये वाला होगा तुम्हारा। अब यहाँ पर यह जो तुम्हारा ये वाला देखते हैं, यह बताता है टेम्परेचर के पास तुम्हारा टेम्परेचर 1/T हुआ, ये वाला ग्राफ जो है 1/T बताता है, और जबकि यहाँ पर log K के वैल्यू ये बता रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, और यह इंटरसेप्ट हो गया तुम्हारा log A, मतलब C का वैल्यू log A है, यह तुम्हारा आ रहा है इंटरसेप्ट log A। तो इस इक्वेशन का ग्राफ तुम्हारा इस तरह से होगा। स्टार्ट करते तुम्हारा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ता है, कि वह जो जब हम लोग कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो वह कैटलिस्ट दो तरह का आता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट और दूसरा नेगेटिव कैटलिस्ट। तो वैसा कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, मतलब जो रिएक्शन तुम्हारा ज्यादा समय में हो रहा है उस रिएक्शन को कम समय में कर दे, उसको कहा गया पॉजिटिव कैटलिस्ट। वैसा कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को तुम्हारा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो उसको बढ़ा देगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने पर तुम्हारा टाइम इंटरवल जो है वो रिएक्शन होने का वह घट जाएगा, तो वहां पर कैटलिस्ट का काम है। कैटलिस्ट तुम्हारा वैसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा सकता है या घटा सकता है बिना अपने उसका अपना कोई चेंज किए हुए, उसका सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज होगा, केमिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा। तो केमिकल चेंज बिना किए हुए
या फिर अपना अमाउंट बिना घटाए हुए वह रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह बढ़ा दे। कैटेलिस्ट सब्सटेंसेस इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट undergoing any chemical change। तो अपने में कोई भी केमिकल चेंज किए हुए वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे रहा है, ये तुम्हारा वो कर दे रहा है इंक्रीजेज या फिर अल्टर सब्सटेंसेस अल्टर बढ़ाया घटा दे रहा है अल्टर रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। तो वो कहा था कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट यहाँ पर दो तरह का, एक है पॉजिटिव कैटलिस्ट, दूसरा है नेगेटिव कैटलिस्ट। एक है पॉजिटिव कैटलिस्ट और दूसरा है नेगेटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट हुआ तो वैसा कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, जिसके प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है वह हो गया पॉजिटिव कैटलिस्ट। और वैसा कैटलिस्ट जिसके प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है या डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, वह कहलाएगा तुम्हारा नेगेटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, जबकि नेगेटिव कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देता है। अब यह इस तरह से करता कैसे वो समझते हैं। तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट है वो करता क्या है कि तुम्हारा वह जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको बढ़ाया घटा देता है। जैसे हम लोग कोई रिएक्शन ले रहे हैं, मान लेते हैं ए और बी ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके ए बी प्रोडक्ट दे रहा है, या फिर सी और डी दो तरह का प्रोडक्ट दे रहा है। तो अब यहाँ पर जो रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन तब होगा जब दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होगा, और कोलिजन होने के बाद यहाँ पर तुम्हारा बनाता है। तो कोलिजन जैसे हुआ तो मॉलिक्यूल्स का तुम्हारा एनर्जी बढ़ेगा, यहाँ तक मान लेते हैं बढ़ गया तुम्हारा, यहाँ तक एनर्जी बढ़ गया। तो अब क्या है तुम्हारा, यह जो एनर्जी तुम्हारा बढ़ा है, यदि इससे कम एनर्जी रहा तो यहाँ रिएक्शन नहीं होगा, इससे ज्यादा एनर्जी मिलेगा तभी कोलिजन के बाद इससे ज्यादा एनर्जी होगा तभी तुम्हारा यह प्रोडक्ट में बनाएगा। तो यह मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट के पास होना चाहिए प्रोडक्ट देने के लिए वह कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक टर्म आता है तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी। यह तुम्हारा मिनिमम एनर्जी which should have reactant to give product। तो प्रोडक्ट देने के लिए रिएक्टेंट के पास जो मिनिमम एनर्जी होना चाहिए उसी को कहा गया एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटलिस्ट क्या करता है, वह इसके जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसी को घटा देता है या फिर बढ़ा देता है। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी घट जाता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी घटने के बाद तो अब रिएक्टेंट जो है वह एनर्जी को आसानी से अचीव कर लेता है और वह रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो कैटलिस्ट वह डिक्रीज करता है तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी, या एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है या फिर एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह बढ़ जाता है और घट जाता है। यह तुम्हारा कैटलिस्ट का काम है, कैटलिस्ट किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा निर्भर करता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं तुम्हारा थ्योरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर जो रिएक्शन का तुम्हारा कोई दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट देता है वह किस तरह से रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन क्यों होता है, वही पढ़ेंगे तुम्हारा थ्योरी ऑफ रिएक्शन में।